दुनिया भारत के बड़े कॉर्पोरेट्स का लोहा यूं ही नहीं मानती है। देश के दिग्गज कॉर्पोरेट्स की उपलब्धियां बेमिसाल रही हैं। ये कॉर्पोरेट्स मुश्किल से मुश्किल दौर में ना सिर्फ मजबूती से खड़े रहे, बल्कि इन्होंने तरक्की के लंबे फासले भी तय किए। कोई आर्थिक सुधारों का प्रतीक बना तो कोई किसी खास सेक्टर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना। किसी ने अपने नए प्रयोगों से दुनिया को सरप्राइज किया तो किसी ने उद्यमिता की नई मिसालें पेश की। भारत में एक से बढ़कर एक कॉर्पोरेट घराने हैं जिनकी बातें सरकार भी बड़े ध्यान से सुनती है। इन्हीं असरदार लोगों की दमदार कंपनियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि अपने मिडास टच के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इंडिया के ये बिग बॉय बिलियनियर्स। तो बिग बॉय बिलियनियर्स आइडिया बेसिकली था कि देश के लीडिंग कॉर्पोरेट्स को हाईलाइट करा जाए, उनका जिनकी इंडस्ट्री में धाक चलती है, जिन्होंने गजब के इंस्टीट्यूशंस, गजब की कंपनीज खड़ी करके दिखाया है, और बट ऑब्वियस जो बिलियनियर्स हैं और उनकी कंपनी जिनसे वो बड़े बने, उन कंपनीज की आज चर्चा करी जाए, या फिर उनके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज है तो सबसे प्रिफर्ड बेट फंडामेंटली जो नजर आती है उन स्टॉक्स को हाईलाइट करा जाए। तो हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनीज लेकिन पैक बने हैं ये इंडिया के बिग बॉय बिलियनियर्स। और एक बात और बता दूं, ये हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नक्कलों से सावधान। आइडिया ठीक है ना बिग बॉय बिलियनियर्स का? असली इधर है दुकान। तो कुछ बेहतरीन इंडिया इंक के फेसेस आज हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं और उनकी बातचीत होगी, और साथ साथ उनकी बेहतरीन कंपनीज जो फंडामेंटली अट्रैक्टिव हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। शुरुआत कौन कर रहा है? नीरज जी, आप करोगे क्या? आज मैं कहता हूँ उससे कराते हैं, सुमित से। अच्छा, सुमित की वैसे कंप्लेंट थी शो से पहले कि रोज ब्रेक के बाद लेते हो और आदत 30 सेकंड नहीं देते हो मेरे को, तो ठीक है, शुरुआत सुमित के साथ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं तुम हाँ, सबका हिसाब किताब बराबर कर दो। 2-2.5 मिनट है तुम्हारे पास। कौन सा सबसे पहले वो बिलियनियर और उसकी कौन सी कंपनी? देखिए, मेरे पास जो बिलियनियर हैं वो आदिकाल से हैं। आदि गोदरेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो आदिकाल से बिलियनियर बहुत पुराने रईसों में नाम शुमार है उनका, और बहुत पुराने ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोदरेज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मतलब उनके पोर्टफोलियो में गोदरेज कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट और कई सारे नॉन लिस्टेड कंपनीज भी हैं, और कई सारे बड़े ग्रुप्स के अंदर वो बतौर डायरेक्टर भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज में उनका, बहुत सारे ग्रुप्स में उनका स्टेक भी है, नॉन लिस्टेड ग्रुप्स जो है उनका। तो एक बड़ी नेटवर्थ होल्ड करते हैं और एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंपनी मैंने चुनी है उसमें से वो है गोदरेज एग्रोवेट। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां और सारे ग्रुप ही उनके लिए बेहतरीन है। आप चाहे गोदरेज इंडस्ट्रीज देख लें, प्रॉपर्टीज देख लें, कंज्यूमर देख लें, सभी वैल्यू क्रिएटर भी रहे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अच्छा रिवॉर्ड भी किया है, अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए हैं। गोदरेज एग्रोवेट को चुनने की वजह, क्योंकि एक ऐसे सेक्टर में नया उतरा है जो कि बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, चाहे एग्री हो, डेयरी हो, एग्रोकेमिकल हो, पोल्ट्री हो, या रेडी टू ईट फूड हो, इन सभी सेगमेंट्स के अंदर कंपनी कामकाज करती है। फिलहाल तो इनका जो मेजर कामकाज है वो एग्रोकेमिकल स्पेस में है, करीब करीब 50% के आसपास का हिस्सा उठाते हैं वहाँ से, या फिर एनिमल जो बिजनेस है उसके अंदर से इनका एक अच्छा बिजनेस आता है। डेयरी और पोल्ट्री में धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। हर सेक्टर के लिए अच्छे अच्छे ट्रिगर्स हैं, चाहे आप एग्रोकेमिकल में जाएंगे तो बेहतर मॉनसून होगा, आप डेयरी में आएंगे तो जो एक डिमांड इंक्रीज है वो, पोल्ट्री प्राइसेस ऑलरेडी अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास कामकाज कर रहे हैं। एग्रोकेमिकल स्पेस जो है वो अच्छे नंबर्स दिखा ही रहा है, और एनिमल फीड, क्योंकि पोल्ट्री की डिमांड अच्छी है तो एनिमल फीड की भी डिमांड अच्छी है। 50% रेवेन्यू उठाते हैं और इंडिया के ऑर्गेनाइज प्लेयरों में सबसे ऊपर नाम इनका शुमार होता है। तो हर तरीके से नंबर्स वाइज तो साउंड ये सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं। इस कंपनी ने पिछले 4 साल 3 साल में जो अपनी पिक्चर दिखाई है रेवेन्यूज़ की, वो भी बढ़ते हुए दिख रही है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी साइड पर हो या रेवेन्यू साइड पर हो। 2-3 चीज़ें और अच्छी हैं। एक, अपने डेट को इन्होंने करीब करीब 1/4 कर दिया है पिछले 5-1 साल में। प्रमोटर का स्टेक हर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता चला जा रहा है। पिछले आप करीब 8 क्वार्टर उठा के देख लीजिए, सब में प्रमोटर का स्टेक सिर्फ बढ़ती ही साइड पर है, और दूसरी तरफ से डेट भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब कैश फ्लोज इतने स्ट्रांग है कि वो डेट को भी रिड्यूस कर पा रहे हैं और साथ साथ अपना जो स्टेक है वो भी इनहैंस कंपनी कर रही है। तो नंबर्स ठीक है, जिस बिजनेस में वो बिजनेस अर्बन साइड पर है तो वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ है, और लॉकडाउन के बाद से जिस तरह से
अपटिक आया है खासतौर से पैकेज फूड इंडस्ट्री में, वो इस कंपनी के लिए काफ़ी सराहनीय है। वेंकीज के नंबर से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि गोदरेज एग्रोवेट के नंबर्स में किस तरह का सुधार आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स, अच्छी कंपनी और बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप, और बिलियनर तो है ही आदिकाल से, तो आप जानते हैं। तो आदिकाल से जो बिलियनर आदि गोदरेज साहब हैं, उनकी उनके पोर्टफोलियो में कई सारे कंपनीज हैं। गोदरेज ग्रुप के पास कई सारी कंपनीज हैं, उनमें से सबसे प्रेफर्ड इस समय जो नजर आती है वो है आपकी स्क्रीन्स पर गोदरेज एग्रोवेट। बाकी सब तो सुमित ने बताया, लेकिन एक चीज पता है मुझे, इसके फ्रोजन प्रोडक्ट सबसे पहले शेल्फ में खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रोजन प्रोडक्ट्स की इसकी डिमांड होती है, और उसके बाद जब नहीं होता तो फिर बाकी प्रोडक्ट्स आपको मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। वो नॉनवेज फ्रोजन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए आप दोनों लोग यहाँ पे जो खड़े हैं ना, दोनों सरप्राइज में कौन से प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों छूते नहीं है, लेकिन गजब का धंधा है। इस कंपनी को लड़ा पे रखिएगा आप लोग। अच्छा, दूसरा स्टॉक एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं, यतिन से समझते हैं कौन से बिलियनर को वो हाईलाइट करने वाले हैं और क्यों उनका कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। तो देखिए, गुजरात ने हिंदुस्तान को बहुत सारे बिलियनर दिए हैं, बहुत सारे अच्छे लोग दिए हैं, प्रधानमंत्री जी भी दिए हैं, प्रधानमंत्री जी भी दिए हैं, राष्ट्रपिता जी भी दिए हैं, सब कुछ सब कुछ दिया है। हाँ, दिया है। गांधी को कैसे भूल गया? वही तो बता रहे हैं। राष्ट्रपिता बोलो। तो देखिए, ये गुजरात के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो काफी दमखम रखते हैं, तो ये ऑफेंड हो रहे हैं। तो गौतम अदानी की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने एक छोटे से कारोबार, ट्रेडिंग कारोबार को एक बड़ा, मैं ऐसे कह सकता हूं, मल्टीनेशनल इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बनाया। पावर से लेके, ट्रांसमिशन से लेके, एनर्जी सेक्टर से लेके, पोर्ट्स, सारे के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी पोर्टफोलियोज हैं, वो गौतम अदानी मैनेज करते हैं। अगर आप इनकी फ्लैगशिप कंपनी देखें तो वो है अदानी पोर्ट, और जहां से मैं आता हूं, गुजरात के कच्छ जिले से, वहां उनका एक बहुत बेहतरीन मुंद्रा पोर्ट है। तो ये कंपनी का नाम एक जमाने में मुंद्रा पोर्ट हुआ करता था, जो अभी अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना। हाँ, मैंने पोर्ट देखा है। अदानी पोर्ट के आसपास तो बिल्कुल बंजर जमीन है, दूर दूर तक। तो आप बहुत दूर रहते हो। तो रेगिस्तान है वो। और ये जो हिंदुस्तान का सबसे वेस्टर्न कोस्ट है, जो वेस्टर्न तट है, उसमें एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े जहाज जो है ना, वो दरिया इस प्रकार से बना हुआ है कि वहां बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं वो पार्क हो सकते हैं, और वहां से माल की ढुलाई और अनलोडिंग, लोगों ने पाइपलाइन वगैरह भी लगा दी बड़े कॉर्पोरेट्स ने। बिल्कुल। तो ये अदानी विल्मर का प्लांट भी वही है। तो अगर आप देखें ना, तो 50 किलोमीटर लंबे जहाज खड़ा रहता है, उसमें से ऑयल जो होता है ना, पाम तेल कच्चा, वो पाइप से जाता है और सीधे रिफाइनरी में जाके पैक हो जाता है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा पाइप टू प्रोसेस और पैकेट हो जाता है वो। तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मैं कहूंगा। इनकी वेस्टर्न छोड़ पे पकड़ है, और ईस्ट में उन्होंने थोड़े दिनों पहले ही कृष्णापट्टनम पोर्ट का एक्विजिशन कंप्लीट किया। तो ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ की बात करें ना, तो ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर धराने वाली पोर्ट कंपनी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये एसेट ये चलाते हैं। अगर आप कंपनी की रीसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री देख लें तो इन्होंने काफी अच्छा गाइडेंस दिया है। अच्छा गाइडेंस क्या दिया है कि यहाँ से वॉल्यूम्स जो हैं, जो पोर्ट के वॉल्यूम होते हैं, वो 13% कैगर से बढ़ेंगे अगले 3 सालों के लिए। अच्छा, एबिटा मार्जिन पे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। 58% का जो एबिटा मार्जिन है FY20 में, वो लगभग 70% के ऊपर हो जाएगा, यानी 72% का आकलन जो है मैनेजमेंट कहता है कि FY23 में उनके मार्जिन एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी यहां से लगभग 25 से 30% का एबिटा इंप्रूवमेंट हम सीधे मार्जिन से आते हुए देखेंगे। और अगर आप ब्रोकरेज प्लेट देखें, जो कि मैंने बनवाई है प्रोड्यूसर साहब से, तो ब्रोकरेजेस का औसत टारगेट प्राइस 400 से लेकर 450 के बीच में है। तो जो करंट मार्केट प्राइस है, वहां से 25-30% का रिटर्न पोटेंशियल अभी भी बना हुआ है, चाहे वो नोमुरा हो, एक्सिस कैपिटल हो, सेंट्रम हो, एडलवाइज हो, सबके लक्ष्य जो है 400 रुपए के ऊपर हमको आते हुए दिखाई दे रहे हैं अदानी पोर्ट्स में। और अदानी पोर्ट से अगर वो मौसम खुला रहे तो पाकिस्तान दिखता है, ऐसा है क्या? हाँ, तो है ना, इतना पास वेस्टर्न एकदम बिल्कुल तटीय इलाका। ठीक है। छोटी नाव से जा सकते हैं, छोटी नाव से जा सकते हैं, और वो डिस्प्यूटेड एरिया है। जो सर क्रीक है ना, मेरे गांव से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है बॉर्डर। तो सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड एरिया है, बहुत सारे मछुआरे हमारे वहां चले जाते हैं, उनके वहां यहाँ आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें वो मतलब अनमार्क्ड है, क्योंकि दरिया है तो कुछ पता नहीं चलता ज्यादा। अच्छा।
ऐसे तो हम बातें करते रह जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक गौतम अदानी साहब, और वाकई ओवर द इयर्स क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा इनके ग्रुप का, और उसकी जो फ्लैगशिप फर्म है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये वो स्टॉक है जिसको आपको रडार पे रखना है। अब दीपाली के पास दिल्ली जा रहा हूं, दीपाली के पास भी एक इंटरेस्टिंग बिलियनियर है और एक गजब का स्टॉक है, और ये बिलियनियर ट्विटर पे हंसाने का भी काम बहुत अच्छा करते हैं आजकल। मैं समझ गया, लेकिन दीपाली कौन कौन है? बिल्कुल हर्ष गोयनका हैं, और आशीष इनको सोशल मीडिया सेवी बिजनेसमैन के तौर पे भी काफी जाना जाता है, काफी पॉपुलर है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जैसे कि आपने मेंशन भी किया। और इनका जो ग्रुप है वो आरपीजी ग्रुप है जिसके चेयरमैन है। एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसमें लाइफ साइंसेज है, आईटी सर्विसेज हैं, टायर्स हैं। टर्नओवर जो था पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो $4 बिलियन का था, तो एक बड़ा ग्रुप है। और जो कंपनी मैंने चुनी है वो है सीएट। और आज आपने आरबीआई गवर्नर को सुना भी, उन्होंने जिन सेक्टर्स की बात की जहां पर तेज रिकवरी रहेगी, सबसे पहले रिकवरी आएगी, उसमें ऑटो का भी जिक्र किया। और ऑटो में रिकवरी ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीने के सेल्स नंबर्स में देखी भी है, फिर चाहे वो अगस्त के सेल्स के आंकड़े हो, सितंबर सेल्स के आंकड़े हो, और हर सेगमेंट में रिकवरी दर्ज हुई है। इसीलिए सीएट को चुना है क्योंकि अगेन ये भी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। सीएट 2 व्हीलर टायर्स बनाती है, 4 व्हीलर्स के लिए टायर बनाती है, जिसमें कार्स, सेडान, एसयूवीज शामिल है। एक इनकी डिवीजन है सीएट स्पेशलिटी, जो कि ट्रैक्टर टायर्स, इंडस्ट्रियल जो मशीन्स होती हैं उनके टायर्स भी बनाती है। और हाल ही में सीएट स्पेशलिटी ने एक नया ट्रैक्टर टायर भी लॉन्च किया है वरदान नाम का, और आप देख रहे हैं कि सबसे तेज रिकवरी अगर किसी सेगमेंट में हमने देखी तो वो ट्रैक्टर्स ही थे, जिसमें पिछले 4 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है अगर सेल्स नंबर्स की बात करें तो। इसीलिए सीएट एक प्रिफर्ड पिक रह सकती है। ऑलरेडी हम पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में एक रिकवरी देख रहे हैं, क्योंकि सीएट का एक डाइवर्सिफाइड टायर पोर्टफोलियो है, तो ये एक बेनिफिशियरी रहेगा। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले महीने ही मैनेजमेंट की ओर से 2-3 इंपॉर्टेंट बयान आए थे। पहला तो ये कि जिनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 100% लेवल पर पहुंच चुका है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल से भी स्लाइटली हायर है, तो अगेन ये दूसरा पॉजिटिव कमेंट उनकी ओर से आया। और 3500 करोड़ का प्लान किया था कैपेक्स पिछले साल कंपनी ने अगले 2 साल के लिए, जिसमें 2200 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो, उन्होंने स्टेक बढ़ाया भी है। एफआईज भी 27-28% की होल्डिंग रखते हैं, तो सीएट स्टॉक है जिस पर गौर किया जा सकता है। ओके, हर्ष गोयनका साहब और उनकी कंपनी सीएट, इसको रडार पे रखिए। तगड़ा मोमेंटम, अच्छा आउट परफॉर्मेंस, फंडामेंटली स्ट्रांग ये कंपनी। तो अगला स्टॉक आपकी तरफ से। मैं उससे पहले हर्ष गोयनका जी का एकदम लेटेस्ट 1 घंटे पहले आया हुआ एक ट्वीट सुनाना चाहता हूँ। वो बहुत ही रेलिवेंट है। वो R+T+KR अटैक्ड R+P, समझ जाए तो बता देना। नाउ A to Z अटैक्स R, P अटैक्स R freed, KR forgotten. रिहा फ्रीड, ये Now did you understand the game of dash dash समझो TRP। गेम ऑफ प्लानिंग। अरे हम लोग भटक रहे हैं, आप स्टॉक बताओ। बिग बॉय बिलियनर्स की बात हो रही है। गोयनका जी वाकई बहुत अच्छे ट्वीट करते हैं। चलिए, मेरी कंपनी जो है वो एक बहुत पुराने पैसे वाले अमीर आदमी है। ये हम सबके पैसे वाले अमीर आदमी है या अमीर है? अजय बिलियनर है। अच्छा, बहुत पुराने पैसे वाले रईस, दान धर्म में विश्वास करने वाले, मंदिर बनाने वाले बिरला जी हैं। यस, बिरला टेम्पल कितना फेमस है दिल्ली का। तो भोपाल में भी बिरला मंदिर है, वो भी उन्हीं का है क्या? बहुत जगह। अच्छा, उन्हीं का हर जगह अलग अलग जगह पे है बिरला, क्या? देखिए धर्मशाला, प्याऊ मंदिर, ये सब पुराने जमाने के जो रईस लोग थे बनवाते थे। आजकल वाले नहीं बनाते, नहीं बनाते आजकल वाले वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं ना आजकल वाले। तो ठीक है, हमारे जो बिलियनियर साहब हैं उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, वो भारत में, इंडिया में, अमीर में, गरीब में सब जगह इस्तेमाल होती है। और ये कंपनी इतनी बड़ी है कि आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी अगर आप एक्स चाइना कर दें तो सीमेंट स्पेस की 3री दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की तो खैर सबसे बड़ी है। 11.5 करोड़ टन कैपेसिटी है इनकी। रेडी मिक्स में, वाइट सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में, सब में ये नंबर 1 है। और पूरे देश में
सब जगह इनके प्लांट फैले हुए हैं, सब जगह इनके जो रेडी मिक्स के प्लांट लगे हुए हैं। टोटल 23 इंटीग्रेटेड प्लांट है, 1 क्लिंकर और 26 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं। तो इसका फायदा ये होता है इस कंपनी को, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इनके साथ कि इन्होंने पूरी जो ज्योग्राफी है इंडिया की ना उसको कैप्चर कर रखा है। अब इनका जो नॉर्थ में 24% रेवेन्यू आता है, वहाँ से सेंट्रल इंडिया से 21% आता है, ईस्ट इंडिया से 12% आता है और साउथ से 21%। तो कहीं पे भी अगर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह सीमेंट बिकती है। तो ये जो एक स्प्रेड है इनका, ये इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है और अभी तक इनके करीब कोई दूर दूर तक है नहीं। अभी इन्होंने जेपी वाला जो प्लांट खरीद लिया तो और बड़े हो गए थे, बहुत बड़ा एक्विजिशन इन्होंने किया था। तो ये कंपनी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना ली है उसको कोई चैलेंज नहीं है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है कि न्यू इंडिया बनाना, सड़क, मकान, दुकान, हाईवे सब बन रहे हैं, तो वो है। अब 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली हैं। सीमेंट का सबसे बड़ा कंजम्पशन कहाँ होता है? रियल एस्टेट में 65%। इंफ्रा और रियल एस्टेट, हाँ। इंफ्रा में कम है, रियल एस्टेट में 65% कंजम्पशन है। उसके बावजूद ये कंपनी इतना बढ़िया आउट परफॉर्म कर पा रही है। अच्छा है। अब रियल एस्टेट का आउटलुक अगर आप खराब मानते हैं तो यहां से बढ़िया होगा। मैं मानता हूं कि जबरदस्त है, मेरा सब वहीं का है ना, इसीलिए पूछ रहा था। शानदार है और बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, तो उसका इनको फायदा मिलेगा। पब्लिक इंफ्रा में केवल 20% सीमेंट खर्च होती है, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। एक और बहुत खास बात बताना चाहता हूं इस स्टॉक की। ये स्टॉक का रेवेन्यू आप देखिएगा बैलेंस शीट पिछले 8, 10, 15 सालों की, तो हर अल्टरनेट ईयर में बहुत शार्प जंप आता है इनके उसमें। यानी अगर मान लीजिए अभी 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है तो अगले साल हो सकता है 42,000 करोड़ रहे, उसके अगले साल अचानक से 60,000 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके की ग्रोथ इन्होंने ट्रेंड पकड़ा है। ये ट्रेंड है लगातार, आप देखिएगा बैलेंस शीट पिछले 15-20 सालों की एक्चुअली, तो बहुत तेजी से रेवेन्यू बढ़ता है इनका और वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, FIIs देखिए, DIS देखिए, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये एक जबरदस्त कंपनी है और बेस्ट कंपनी मुझे लगता है। और पूरे भारत में हर जगह कोने कोने में 90,000 डीलर हैं इनके पूरी कंट्री में, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो कंपनी बेहतरीन, वैल्यूएशन भी बेहतरीन और चीपेस्ट। इस समय भी आप ACC या किसी से कंपेयर करिएगा, वैल्यूएशन वैसे सस्ती भी आई। तो अच्छी कंपनी, सस्ते भाव पर और गजब के प्रमोटर। तो अल्ट्राटेक सीमेंट वो स्टॉक है जो कुमार मंगलम बिरला साहब के पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नजर आता है। रडार पे रखिएगा। एक इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार 2 और बिग बॉय बिलियनियर्स की हमें करनी है बातचीत। उसके बाद एक क्विक रैप अप लेकर आऊंगा आपके लिए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं इंडिया के बिग बॉय बिलियनियर्स की। नामचीन लोग और उनकी कुछ बेहतरीन कंपनीज जो हाईलाइट हो रही हैं। अगला स्टॉक जो है वो और अगले बिलियनियर जो हैं वो हर्षदा हाईलाइट करने वाली हैं। हर्षदा कौन? इनफैक्ट ये बिलियनियर ने 18 साल की उम्र में अपना कामकाज शुरू किया था, सुनील भारती मित्तल। और टेलीकॉम में तो ये उतरे 1992 में GSM सर्विस लॉन्च की, लेकिन उससे पहले इन्होंने साइकिल के क्रैंकशाफ्ट बनाए, बेचे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया, फिर पुश बटन फोन्स बेचे। तो काफी कुछ करके फिर टेलीकॉम में महारत हासिल की। ऑफ कोर्स भारती एंटरप्राइजेस इन होल एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट इस समय बन गया है। लेकिन सुनील भारती मित्तल भारती एयरटेल के पीछे वो चेहरा है जिन्होंने टेलीकॉम बिजनेस में सबसे ज्यादा अग्रेशन दिखाया और अभी भी एक अग्रेसिव प्लेयर के तौर पर खड़े हुए हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है ये। और एक चीज है कि यहां पर लोग अब पूछ रहे हैं रिलायंस जियो के आने के बाद ग्रोथ कहां से आएगी। तो ग्रोथ फैक्टर के लिए कुछ पॉइंटर्स मैंने निकाले हैं, उस पर आप फोकस कीजिएगा। जब हाल ही में रिलायंस जियो ने पोस्टपेड में कंपटीशन दिया भारती एयरटेल को, तो कई सारी रिपोर्ट्स आई और एक चीज लोगों ने कही कि हम आमतौर पर पोस्टपेड यूजर्स जल्दी स्विच नहीं करते हैं, तो वो भारती के फेवर में जाएगा। दूसरी तरफ जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उसी पर अग्रेसिवली भारती इस समय फोकस कर रहा है। तो टॉप ऑफ द पिरामिड पे वो सबसे ज्यादा अपना मार्केट शेयर वैसे भी बना चुके हैं और वहीं पर आरपू ग्रोथ के लिए वो परसू कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि अब यहां से आगे जो सब्सक्राइबर बेस है, क्योंकि इंटरनेट टेलीफोनी एक तो भारत में बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ढेर सारे लोगों को चाहिए, सब कुछ इंटरनेट पर ही हो रहा है, तो वो सब्सक्राइबर एडिशंस ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए 20 to 30% ग्रोथ दर्ज होते हुए दिखाई देंगे Q2 में। और इसका
पाए भारती एयरटेल के भी हाथ आएगा, ऑफ कोर्स रिलायंस जियो के भी हाथ आएगा। साथ ही साथ इस समय जो फोकस है वो दरअसल ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस और ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने को लेकर है। इसके लिए कंपनी अलग अलग चीजें कर रही है। देखिए 5G के लिए इन्होंने अपना नेटवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा हाल ही में इन्होंने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया और लगभग 10 सर्कल्स में वो 5G की तैयारी कर रहे हैं। नोकिया के साथ टाई अप हो चुका है और एयरटेल एक्सट्रीम भी आया है और वहां पर भी आरपूस लगातार बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट उस बिजनेस में ये एक अच्छी खासी लीडरशिप भी दिखा रहे हैं। तो ये वो एक प्लेयर है जिनका नेटवर्थ मेरे ख्याल में $9 बिलियन के आसपास का है और ये एक तगड़ा प्लेयर रहा है टेलीकॉम स्पेस में, तो इस पर नजरें तो होनी ही चाहिए इस बिलियनेयर। तो कई लोग पूछते हैं ये चलता क्यों नहीं, तो अब चलेगा। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इवेंचुअली ये चलती हुई नजर आएगी। भारतीय एयरटेल को रडार पे रखिएगा, रीसेंट प्रेशर के बाद अट्रैक्टिव हो चुके हैं इसके भाव जहां पे ये खड़ी है। जाते आते एक फाइनली आउट ऑफ फ्लेवर जो स्टॉक है उसको हाईलाइट करने जा रहा हूं। पहले वो जो बिलियनर की इमेज है जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, केपी सिंह साहब, यानी कि कुशल पाल सिंह साहब की इमेज आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। बिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर और कुछ समय पहले तक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे डीएलएफ लिमिटेड के, अब उसके चेयरमैन एमिरेटस हैं। तो ऑब्वियस सी बात, मैं डीएलएफ की आज बात करने वाला हूं। प्रमोटर्स का हेल्दी ऑलमोस्ट 75% का स्टेक है डीएलएफ में और कई सारे रीजंस हैं जो अब अट्रैक्टिव हो चली है। आपने पिछले कुछ दिनों में कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई देखी होंगी, कॉर्पोरेट अपडेट्स आते हुए देखे होंगे कि रियल एस्टेट कैसे स्मार्टली बाउंस बैक कर रहा है। क्यों बाउंस बैक कर रहा है? क्योंकि एक तो स्टैंप ड्यूटीज जो अलग अलग जगह रिड्यूस हुई, दूसरा जो बेनाइन इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो खरीदना चाहते थे वो अपनी बाइंग परचेजिंग को जल्दी कर रहे हैं और वो आंकड़ों में सब जगह आपको नजर आएगा। दूसरा ध्यान रखें, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, बार्स, रेस्टोरेंट सब खुलना शुरू हो चुके हैं। तो जो रेंटल्स के इशू थे डीएलएफ के साथ, वो रेंटल्स क्योंकि इन्होंने काफी लोगों को वेवर्स दिए थे अपने टेनेंट्स को, अब वो पैसा आना शुरू होगा तो एक और रीजन हालात सुधरने का। कंस्ट्रक्शन अब सारी साइट्स पे ऑलरेडी कमेंस हो चुका है, हम सब जानते हैं। और ऑफिस सेगमेंट तो वैसे ही इस मैनेजमेंट के साथ जब बीच में इंटरव्यू करा था तब इन्होंने खुद ही कहा था कि 95% कलेक्शंस तो ऑलरेडी हमने कर लिए पैंडेमिक के समय में, तो ऑफिस सेगमेंट तो वैसे ही इस कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा था। डीएलएफ को लेकर बीच में सबसे बड़ा इश्यू बना था बैलेंस शीट पे डेट को लेकर। उन्होंने प्रॉब्लम्स अरेस्ट कर ली। इस समय नेट डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम पे खड़ी है, तो नेग्लिजिबल डेट के साथ अब डीएलएफ इस समय आपको खड़ी हुई नजर आएगी। और एक और अच्छी बात, हम रियल एस्टेट में हालात सुधरने की बात कर रहे हैं, ये वो कंपनी है जिसकी अनसोल्ड इन्वेंट्री या ऑलमोस्ट फिनिश इन्वेंट्री जो है 8-9 हजार करोड़ रुपए की पड़ी है। तो हालात सुधरेंगे तो इवेंचुअली आपको बहुत जल्दी वो कन्वर्जन देखने को मिलेगा। डीएलएफ के लिए हमेशा एक बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कई बार हम कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स वाली कंपनीज एसेट लाइट है, इनके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं। और सबसे अच्छी बात कि 10,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन, जिसमें गुरुग्राम में करीब 3,000 एकड़ और इनकी 2 मार्की प्लॉट्स हैं जिसके लिए कंपनी जानी जाती है। एक मुंबई टेक्सटाइल मिल जो इन्होंने एक्वायर करी थी परेल में, यहीं हमारे ऑफिस के करीब, और दूसरा ल्यूटेनेंट्स दिल्ली में इनके पास जो एक तगड़ा प्लॉट है, उसके लिए कंपनी जानी जाती है। दोनों प्लॉट से ही काफी हद तक मूल्यांकन सारा एडजस्ट हो जाता है इस कंपनी का। जो स्टडी इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में FY20 में आया, डीलेवरेजिंग जो पूरी देख ली हमने, तो अब इस कंपनी के लिए मेरे ख्याल से दिक्कतें सब भाव में है। हालात सुधरना शुरू हुए तो बहुत सॉलिड री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है इवेंचुअली। काफी सालों से कमा के नहीं दिया है, ये फैक्ट है, लेकिन अब पेन खत्म हो चुका है भाव के लिहाज से। मुझे लगता है अब ये स्टॉक इवेंचुअली चलेगा, तो रडार पे रखना चाहिए डीएलएफ जैसी कंपनी को। इस नोट पर क्विकली जो 6 स्टॉक्स की और 6 बिलियनर्स की हमने बात करी थी वो रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। आदि गोदरेज साहब के साथ शुरुआत हुई थी और गोदरेज एग्रोवेट वो स्टॉक था जो सुमित ने हाईलाइट करा। डीएलएफ आप लोगों की स्क्रीन पर, केपी सिंह साहब की कंपनी और ये अट्रैक्टिव लगती है। अल्ट्राटेक की नीरज जी ने बातचीत करी थी और इस स्टॉक में दाव लगाएं, केएम बिरला साहब की फ्लैगशिप फर्म है उस ग्रुप की, इसीलिए दाव लगाने की सलाह। अदानी पोर्ट्स की यतिन ने बात करी थी, गौतम अदानी, और उन्होंने कैसे ओवर द इयर्स वैल्यू क्रिएट करके दी और अदानी पोर्ट्स कितना अट्रैक्टिव इस समय खड़ा हुआ, इसकी बातचीत हुई। हर्ष गोयनका साहब की चर्चा हुई और सबसे बेहतरीन कंपनी उनके पोर्टफोलियो में जो है वो सीएट लिमिटेड है। इस स्टॉक को रडार पे रखना है। तो ये वो 6 स्टॉक्स बिलियनर्स ओन करते हैं इन कंपनीज को, लेकिन ये कंपनीज आज भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इस नोट पर आज के बिग बॉय बिलियनर्स में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।